गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों को मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आज कार्य और बल, संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले हम यदि बात करें कि कार्य किसे कहते हैं, सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि हम चाहे अभी कुर्सी पर बैठे हैं, यदि हम उठते हैं और अगर हम किसी पुस्तक को अपनी तरफ खींचते हैं या पुस्तक को अपने पास लेके आते हैं, इसमें भी हमने कार्य किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि हम गए तो भी हम कहते हैं कि कार्य हुआ। आमतौर की भाषा में तो हम इसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब हम भौतिक विज्ञान की भाषा में, भौतिक विज्ञान में हम इसको समझना चाहें तो हम किस प्रकार से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कार्य क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी कण पर जब हम बल लगाते हैं तो यदि बल लगाने से कण में विस्थापन हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि बल ने या बल के द्वारा उस कण पर कार्य किया गया। किसी भी कण का यदि हम कार्य को गणितीय रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम कहते हैं कि किसी भी कण पर बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि मैं अगर आपसे कहूँ, हम इस चित्र को देखें। इस चित्र में हमने कंसीडर किया कि कोई एक कण है जो ए बिंदु पर स्थित है और वह गति करके बी बिंदु पर पहुंच रहा है। कण गति कब करेगा? जब कण के ऊपर कोई बल लग रहा होगा। हमने मान लिया कि माना कण के ऊपर कोई बल F लग रहा है। अब हमने यह माना कि जब कण पर बल लग रहा है तो कण के ऊपर में विस्थापन उत्पन्न हुआ। ये जो विस्थापन था ए से बी तक जाने में, मान लो कण ने R स्थिति सदिश था कण का, ये हमने कहा कि एक मूल बिंदु है। उससे जब कण P बिंदु पर था तब इसका स्थिति सदिश R था। कण P बिंदु से थोड़ा सा विस्थापित हुआ, कण पर बल इस दिशा में लग रहा है जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। विस्थापन कण का इस दिशा में हुआ तो कण के बल और विस्थापन के बीच में हमने देखा कि कुछ एंगल है। मान लो इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर दें थीटा से, तो हम ये कहते हैं कि जब हमने कण पर बल F लगाया था तो उस F बल के लगाने से कण पर विस्थापन कितना उत्पन्न हुआ? dr विस्थापन यदि उत्पन्न हुआ तो कण पर कार्य किया गया कार्य कितना होगा? बल के द्वारा। मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है तो हमने कहा वर्क डन भी स्मॉल होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dw से। सो dw इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट dr। यदि हम कंसीडर करें यहाँ पर तो हम इस f का कंपोनेंट ले लें इस dr विस्थापन की दिशा में, इसका कंपोनेंट इस दिशा में क्या होगा? f cos थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया f cos थीटा इंटू dr। सो वर्क डन इज इक्वल टू f dr cos थीटा। थीटा हमें मालूम है बल F और विस्थापन के मध्य का कोण है। इसका मतलब जो हमारा f cos थीटा जो हमने बल का कंपोनेंट लिया था विस्थापन की डायरेक्शन में, ये क्या था? बल F का प्रोजेक्शन था, या हम यह भी कहें पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश बल F का स्पर्शीय घटक है। अर्थात कण को A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया जो कुल कार्य था बल द्वारा वो कितना हुआ? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f डॉट dr इज इक्वल टू a टू b f cos थीटा इंटू dr। यदि मान लो a बिंदु का स्थिति सदिश r1 और b बिंदु का स्थिति सदिश r2 है तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 f डॉट dr। अगर हम समीकरण 2 और 3 के इस समाकलन को पथ AB पर यदि हम कंसीडर करें तो हम ये कहते हैं कि यह बल का रेखा समाकलन भी कहलाता है। यदि हम यह भी माने कि जो बल है वो नियत है और विस्थापन R एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है या एक सरल रेखा के अनुदिश हो तो हमारे पास यह कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f डॉट dr। a बिंदु r1 पोजीशन पर है, b बिंदु r2 पोजीशन पर है, तो हमने f को कॉमन ले लिया क्योंकि ये नियत था, f इंटू r2 माइनस r1। यदि हम स्पर्शीय कंपोनेंट घटक को, टेंजेंशियल कंपोनेंट को यदि हम ft से रिप्रेजेंट करें तो f cos थीटा इज इक्वल टू ft लिख सकते हैं और w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ft डॉट dr हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने बल और विस्थापन के बीच में एक वक्र खींचा है। यह हमारे को इन दोनों के बीच में एक आलेख को व्यक्त करता है। हमने कंसीडर किया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए हमारे पास वर्क डन कितना होगा? F2 इंटू dr। इस जो पतली एक पट्टिका है इसके क्षेत्रफल के
बराबर होगा। मान लो हमने कंसीडर किया कि ए से बी तक कण को विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B FT/dr है, तो वो इसमें जितना भी हमने ये इसको शेडेड किया गया है इस एरिया को, उस शेडेड एरिया के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा। चूंकि वर्क हमारे पास एक स्केलर टर्म है, हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक जो है वो एमकेएस पद्धति में जूल होता है। यदि हम 1 न्यूटन के बल को किसी पिंड पर लगाएं तो पिंड बल की दिशा में यदि 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो पिंड पर किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल को यदि हम अर्ग के सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग में कन्वर्ट कर सकते। यदि बल का घटक उसी दिशा में हो जिसमें विस्थापन है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और यदि वह विस्थापन के विपरीत है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, अर्थात बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। पहली स्थिति में हम ले यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos 90 कितना होगा, 0, और वर्क डन 0 होगा। अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है, जैसे मैं यहाँ कंसीडर करूं कि किसी भी कण को हमने इस दिशा में विस्थापित किया और उसको बल जो है गुरुत्वीय बल इस दिशा में लग रहा है, तो उस स्थिति में जो कण का विस्थापन, कण के ऊपर किया गया कार्य है वो 0 होगा। वैज्ञानिक रूप से हम ये कहेंगे इस स्थिति में कण पर कोई भी कार्य नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल यदि हम ये कंसीडर करें कि कोई कुली यदि अपने सिर पर बॉक्स रखकर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो हम कहते हैं कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध वह कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसका जो विस्थापन है गुरुत्वीय बल के लंबवत है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करें कि पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय बल, आरोपित गुरुत्वीय बल की दिशा हमेशा इस उपग्रह की गति की दिशा के लंबवत होगी, क्योंकि गति इस दिशा में है, वेग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स गुरुत्वीय बल जो लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री है, अर्थात अभिकेंद्रीय बल के कारण उपग्रह पर कोई भी कार्य नहीं होगा। दूसरी स्थिति कंसीडर करें कि यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा और 0 है तो W भी 0 होगा, कार्य भी 0 होगा, अर्थात यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन नहीं होता है तो उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। जैसे यदि हम कंसीडर करें कि मान लो हम एक दीवार है, उस दीवार पर अगर हम बल लगाते हैं तो दीवार विस्थापित नहीं होती है, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य 0। एक और स्थिति हमने कंसीडर करी, यदि कण पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं तो उन बलों को हमने लिखा F1, F2, F3, F4 से डिनोट किया, तो उस बल कण पर कार्यरत कुल परिणामी बल कितने होंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 एक्सेट्रा। तो कण पर किया गया कुल कार्य कितना होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल A to B F डॉट dr, इंटीग्रल A to B F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन dr, और इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं, अर्थात कुल किए गए कार्य का मान विभिन्न बलों द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। चौथी स्थिति भी हम कंसीडर करें कि यदि मान लो जो बल कार्यरत है वो बल हमने कंसीडर किया IFx प्लस JFy प्लस KFz से हमने व्यक्त किया, उस बल के कारण कण पर जो विस्थापन उत्पन्न हुआ उसको हमने लिखा IDx प्लस JDy प्लस KDz इज इक्वल टू dr, अर्थात कण को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में जो कुल किया गया कार्य था वो कितना हुआ, W इज इक्वल टू इंटीग्रल A to B F डॉट dr। F का मान रख दिया हमने यहाँ, हमने dr का मान रख दिया यहाँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अगर हम यहाँ कंसीडर करें वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल A to B Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz। और पांचवी स्थिति कंसीडर करें कि यदि मान लो हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने में जो हमने बल लगाया उस बल ने कितना कार्य किया, यदि स्प्रिंग का बल नियतांक k है। साम्यावस्था की स्थिति से स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि करने पर किया गया कार्य यदि हम निकालें तो क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम A to B, इनिशियली कोई एक्सटेंशन नहीं था तो 0, स्प्रिंग विस्थापित हो गई मानो x दूरी पर, इसलिए हमने इसको लिख दिया x F डॉट dx और F dx cos थीटा, चूंकि विस्थापन और बल एक ही दिशा में लग रहा है तो थीटा 0 है, इसलिए हमने लिख दिया F dx। परंतु हुक के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx और W इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x माइनस ऑफ kx dx,
और माइनस ऑफ के इंटीग्रल 0 to x x dx, सारी वैल्यूज को रखा, हमारे पास वर्क डन निकल कर आ गया। दिस इज इक्वल टू -1/2 kx²। अर्थात जब हम स्प्रिंग को इस प्रकार से खींचते हैं कि उसका मुक्त सिरा x1 से x2 तक विस्थापित हो जाता है, तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? x1 to x2 f dot dx, अगेन इंटीग्रल x1 to x2 f dx, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, f का मान रख दिया हमने माइनस ऑफ kx, सो वैल्यूज रखा, सो वर्क डन इज इक्वल टू -1/2 kx2² माइनस x1²। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पावर। हम जानते हैं कि किसी भी कण के द्वारा कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। गणितीय रूप से हम इसको क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू dw/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। यदि मान लो कार्य करने वाले तात्कालिक बल का मान F हो, तो F P तात्कालिक शक्ति इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू dw/dt। dw/dt में हमने w का मान रखा f डॉट dr, so f dot dr/dt, dr/dt is again the rate of change of position, this will give you the velocity, so this power is equal to f dot v। यदि किसी समय अंतराल डेल्टा t में हम औसत शक्ति का मान निकालना चाहें, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू w/delta t, अर्थात कुल किया गया कार्य अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। Now we consider what is the relationship between the work and energy. So we consider work energy theorem, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने कंसीडर किया कि माना कि एक कण है जो m द्रव्यमान का है और उस कण पर एक बल लग रहा है, जिसकी वजह से कण x अक्ष के अनुदिश x1 से चलकर स्थिति x2 तक पहुंच जाता है। जब कण x1 पोजीशन पर होता है तब कण का वेग v1 होता है, और जब कण x2 पर पहुंच जाता है तो इसका वेग v2 हो जाता है। इस स्थिति में, इस विस्थापन में बल के द्वारा किया गया कार्य, वही गणितीय समीकरण लिखा हमने, w इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x1 to x2 f into dx। हम जानते हैं f इज इक्वल टू ma m into dv/dt इज इक्वल टू dx से हमने मल्टीप्लाई किया, dx से हमने डिवाइड कर दिया, सो m dv/dx इंटू dx/dt, dv/dx को एज इट इज रखा, dx/dt को हमने लिखा वेलोसिटी, बिकॉज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, it will give you the velocity, so w is equal to m integral from x1 to x2 v dv/dx into dx। इस समीकरण 2 से हमने मान यहाँ समीकरण 1 में रख दिया, और m dv इंटीग्रल फ्रॉम v1 to v2 dx से dx कैंसिल आउट हो गया, v into dv इंटीग्रेट किया, so this w is equal to 1/2 mv2² minus 1/2 mv1², it will give you the this factor 1/2 mv² is the kinetic energy of the particle. It is normally represented by k, so this w is equal to k2 minus k1, or this is equal to delta k, where k1 is equal to 1/2 mv1² or k2 is equal to 1/2 mv2². These are the final or initial kinetic energies of the particle. Now we consider this equation number 4 is कि यदि हम किसी भी पिंड पर बल लगाते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। यदि पिंड की गतिज ऊर्जा घटेगी तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, अर्थात बल के विरुद्ध पिंड द्वारा किया गया कार्य होगा। यदि पिंड पर बहुत सारे बल लग रहे हो, F1, F2, F3 एक्सेट्रा, तो उन पर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य अलग अलग बलों द्वारा किए गए कार्यों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू डेल्टा के। कार्य की तरह हमारी गतिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, इसीलिए गतिज ऊर्जा और कार्य के मात्रक एक समान होते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे संरक्षी और असंरक्षी बल। संरक्षी और असंरक्षी बलों की हम अनेक प्रकार से परिभाषाएं दे सकते हैं। सामान्य तौर पर 3 प्रकार से हम उनको यहाँ कंसीडर करेंगे, हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली जो डेफिनेशन है संरक्षी बल की, वह क्या है कि किसी भी कण के द्वारा
यदि किसी भी बल के द्वारा, ये संरक्षी बल हमारा वह बल है जिसके द्वारा कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ कण की स्थितियों पर निर्भर करता है। यदि मान लो कण पर लगाया गया बल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य यदि कण के पथ पर निर्भर करेगा तो उस कण पर कार्यरत बल असंरक्षी बल होगा। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि हमें ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। यदि हम ए बिंदु से बी बिंदु तक एक पाथ 1 है, दूसरा पाथ हमारे पास 2 है। यदि कार्य हमारा अलग अलग होता है तो बल कण पर कार्यरत बल असंरक्षी बल है। यदि कार्यरत बल एक समान है तो कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन टू displace the particle from position A to B through path 1 is equal to work done to displace the particle from A to B through path 2. So integral A to B F dot dr 1 is equal to integral A to B F dot dr through path 2. Non-conservative forces के लिए this WAB1 is not equal to WA2 AB2. So according to, again we consider the second definition of the conservative forces कि यदि मान लो एक पूर्ण चक्र कंसीडर करें हम कि बल को यदि हम किसी कण पर लगाएं तो एक पूर्ण चक्र में बल द्वारा किया गया कार्य यदि 0 के बराबर होता है तो कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल होगा। यदि कार्यरत बल पूर्ण चक्र में किए गए कार्य का परिमाण 0 नहीं होता है तो बल कण पर कार्यरत बल असंरक्षी बल होगा। अर्थात किसी भी कण को यदि हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाते हैं, चाहे पाथ ए से लेके जाएं चाहे पाथ बी से लेके जाएं, यदि कण वापस उसी बिंदु पर लौटता है और कण पर कार्यरत बल यदि संरक्षी बल है तो पूर्ण चक्र में कण द्वारा किया गया कार्य 0 होना चाहिए। अर्थात इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड पाथ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू WAB1 प्लस WBA2 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि WAB1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ WAB2 लिख सकते हैं हम, और जैसे ही हम इसको यहाँ लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम A टू B F डॉट डी आर फॉर द पाथ रीजन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ WA टू B F डॉट डी आर फॉर द पाथ 2, और इंटीग्रल F डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल A टू B F डॉट डी आर। A to B हमने इसको कंसीडर किया, दिस इज थ्रू द पाथ 1, दिस इज थ्रू द पाथ 2, दैट मीन्स दिस इज द वर्क डन बाय द पाथ 1, दिस इज द वर्क डन बाय द पाथ 2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ WAB2, दैट मीन्स equation number 1 and 2 are equivalent to each other. But for the non-conservative forces, the closed integral over a closed path F dot dr is equal to WAB plus WBA is not equal to 0. Now we consider the third definition of the conservative forces कि यदि मान लो हम किसी कण की बल के प्रभाव में एक चक्र पूर्ण करने पर गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है जितनी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति में थी तो वह बल हमारा संरक्षी बल होगा। और यदि पूर्ण करने पर प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आने पर यदि कण की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है तो उस कण पर कार्यरत बल असंरक्षी बल होता है। हम इस चीज को कार्य ऊर्जा प्रमेय से आसानी से समझा सकते हैं। हमने कंसीडर किया W इज इक्वल टू डेल्टा के, चूंकि द्वितीय परिभाषा से हमें क्या कहता है कि पूर्ण चक्र में यदि विस्थापन 0 के बराबर है तो कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल है, अर्थात इफ W इज इक्वल टू 0 डेल्टा के इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो द्वितीय परिभाषा के अनुसार पूर्ण चक्र के लिए किए गए कार्य का मान यदि 0 होगा तो गतिज ऊर्जा में नेट परिवर्तन भी 0 होगा, जो कि संरक्षी बल की परिभाषा को व्यक्त करता है। अर्थात ये सभी परिभाषाएं जो हैं वो एक दूसरे के तुल्य हैं। हम कहते हैं कि जो बल की तो बात कर ली हमने कि बल हमारा संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है। असंरक्षी बलों के लिए पूर्ण चक्र में विस्थापन 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें कण संरक्षी बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को हम संरक्षी बल क्षेत्र कह देते हैं। संरक्षी बल क्षेत्र की यदि हम बात करें
तो हम ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करूं कि यदि हमारे पास एक m द्रव्यमान का एक गुटका है जिसको हमने ये हमारे पास m द्रव्यमान का कोई गुटका है जिसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और ये स्प्रिंग जो है वो हमारी मासलेस है। दूसरा सिरा हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग का दीवार से जुड़ा हुआ है। आप देखें यहाँ पर ये दीवार से जुड़ा हुआ है सिरा है। इस स्प्रिंग का हमने मास जो है वो मासलेस कंसीडर करा। इस टुकड़े के दूसरे सिरे को, स्प्रिंग के दूसरे सिरे को हमने इस लकड़ी के टुकड़े से जोड़ दिया, और पूरा जो ये सिस्टम है स्प्रिंग और गुटके का, इसको हमने घर्षण रहित चिकने क्षैतिज तल पर रख दिया। हमने कंसीडर किया कि अब हम इस गुटके को दीवार की तरफ हम इसको विस्थापित करते हैं। जब हम इस गुटके को दीवार की ओर विस्थापित करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो स्प्रिंग है इसमें हमारा संकोचन उत्पन्न हो गया। ये स्प्रिंग जो है वो संकुचित हो गई, संपीड़न उत्पन्न हो गया। जब इसमें संपीड़न उत्पन्न हुआ, जब तक हम इसको पकड़ के रखते हैं तब तक इसमें संपीड़न है, लेकिन जैसे ही हम और ज्यादा दबाते हैं, स्प्रिंग की प्रत्यास्था के कारण स्प्रिंग गुटके पर एक प्रत्यानयन बल लगाती है। उस प्रत्यानयन बल के लगाने से, हमने पहले जब बल लगाया था तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई, और कंप्रेस होने के बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसके पश्चात स्प्रिंग और आगे चलना बंद कर देती है, मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन बंद हो जाता है। जैसे ही हम उस बल को हटाते हैं, स्प्रिंग अपनी स्थिति में वापस आने का प्रयास करती है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, और जब ये स्थिर अवस्था में आ जाती है तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। अब संपीड़ित स्प्रिंग के विपरीत दिशा में प्रसारित होने पर गुटका जो है वो प्रत्यास्थ बल के अंतर्गत पहले के विपरीत दिशा में गति करता है, जिससे क्या होगा, इसकी धीरे धीरे गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब गुटका अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के मान के बराबर हो जाती है, अर्थात स्प्रिंग के संपीड़न से गुटके में जितनी ऊर्जा कम होती है, स्प्रिंग के प्रसरण से उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात गति के पूर्ण चक्र में गुटके की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग पर लगने वाला प्रत्यास्थ बल जो है वो संरक्षी बल है। यदि मान लो जो हमने एग्जाम्पल में कंसीडर किया, क्षैतिज तल चिकना ना हो अर्थात घर्षण युक्त हो तथा गुटके पर वायु का प्रतिरोधक बल लगे, तो गुटके की गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटकर आने पर पहले की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि गुटके की प्रारंभिक स्थिति में जो गतिज ऊर्जा थी वह गति करने के पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थिति को आने पर भी गतिज ऊर्जा बदल गई, अर्थात उस स्थिति में गुटके पर कार्यरत बल जो है वो असंरक्षी बल है। तो घर्षण बल हमारा असंरक्षी बल होता है। गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, प्रत्यास्थ बल आदि सभी संरक्षी बलों के उदाहरण है, जबकि घर्षण बल, श्यान बल आदि सभी असंरक्षी बलों के उदाहरण है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।